नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे साथियों का वेलकम, अभिनंदन है। पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सीरीज नंबर पार्ट नंबर 26 में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, पार्ट नंबर 26 में आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज जा रहा है, आपका पार्ट नंबर 26 है। क्योंकि प्रैक्टिस सीरीज जितना ज़्यादा अटेंड करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और अपने सिलेक्शन को उतना ही कंफर्म पाएंगे। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, पर्याप्त हवा या ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। यानी कि चांद की सतह पर क्या क्या पाया गया है? तो वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, साइंटिफिक की अगर बात करें तो कौन सा यह जो आपका अच्छा वर्णन करता है? अगर हम चांद की सतह के बारे में बात करें तो चांद की सतह पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लौह गुड़, मच्छर मलेरिया एनीमिया रक्त अल्पता की बात कर रहे हैं। तो ऐसा शब्द समूह जो आपस में निकटतम रूप से संबंधित हो तो वह हमारा लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो हैं निकटतम रूप होंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। तो ये सारा जो बी ग्रुप है हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं से, रक्त में मच्छर के लार्वे से, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से होता है। तो सभी जानते समझते हैं कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? आरबीसी कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा न्यारा सा प्रश्न है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक हो जाता है, इसलिए नींबू तैरता रहता है। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अंदर की तरफ, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। क्योंकि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय होता है। जबकि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है। तो साथियों, राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, देखा गया पाचन क्रिया जो है बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया जो है बहुत तेज हो जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भोजन आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में मौजूद ग्रंथियाँ भोजन का विश्लेषण करके आवश्यकता अनुसार पाचक रस का स्राव तेजी से शुरू कर देती है। इससे पाचन की आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आमाशय की दीवारें संकुचन की मदद से भोजन को
लुड़ा पर मंथन देती और पाचक रस की अच्छी तरह से मिला देती, जो अवशोषण के लिए लायक हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है वह कहलाती है, यानी अनाज और भूसे के दोनों को अलग करना है, ठीक है, कि प्रक्रिया क्या कहलाती है? हसचयन, थ्रेशरिंग, निष्पादन, फसल की कटाई। तो सभी लोग जानते हैं किसान भूसे से दानों को अगर भूसे से अलग करना चाहता है तो वह आपका थ्रेशरिंग द्वारा ही कर सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह या रक्त ग्रुप या ब्लड ग्रुप ओ है और एक रक्त समूह वाली लड़की से शादी करता है। किसकी? पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ है और महिला जिससे शादी करती है उस लड़की का ब्लड ग्रुप ए है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होगी? देखिए, आपने गुणसूत्र तो पढ़ा होगा कि मेल के एक्स वाई होते हैं और फीमेल के एक्स एक्स होते हैं। अगर ये मेल हो गया और ये फीमेल है आपका, तो अगर मेल यानी पुरुष का एक्स गुणसूत्र और फीमेल यानी महिला का एक्स गुण होता तो बच्चे पैदा की संभावना ओ ग्रुप वाला 50% होगा। उसी प्रकार y और x का यहाँ पे y होगा, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वही आपका गुणसूत्र है। यहाँ पर 50% की बात करेंगे, चाहे ओ ग्रुप की संभावना पूछा जाए चाहे ए रक्त समूह की संभावना पूछा जाए, तो 50% ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वथन यानी उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? देखिए, उबालना और वाष्पीकरण ये बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथन वह कहलाता है, कोई भी जल जब आप अग्नि में या गैस में चढ़ाते हैं जब तक वह उबलने लगता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है कि कितने डिग्री पर जल उबल रहा है। कोई भी वस्तु है वो उसका क्वथनांक बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये समझना है कि क्वथनांक या उबालना वाष्पीकरण में जो मुख्य अंतर होता है वह होता है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान हो सकता है लेकिन क्वथनांक नहीं होता। जिस द्रव का जितना वस्तु का क्वथनांक होगा वह उतने पर ही वह उबलेगा, ठीक है। लेकिन वाष्पीकरण निम्न ताप पर होता रहता है, यानी कि वाष्पीकरण के तापमान किसी भी तापमान पर हो सकता है, निश्चित नहीं, लेकिन क्वथनांक का हर एक वस्तु का निश्चित होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीले में, पीले में, लाल में, हरे में? सभी कमेंट करेंगे। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? वह है दोस्तों लाल, रेड रंग, रेड रंग की बात करेंगे। नीले में लाल से कुछ कम तथा हरी बैगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है, बैगनी में सबसे कम होती है, ठीक है। नीले में जो लाल से कम होता है फिर वह नीले में होता है, तो नीले में जो है लाल से कुछ कम होता है, इसलिए नीले दूसरे नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा लाल होता है। पौधे में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है फोटोसिंथेटिक सबसे तीव्र होती है। पोलियो का कारण क्या है दोस्तों? जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट। तो पोलियो का जो मुख्य कारण होता है वह होता है विषाणु, ठीक है। विषाणु और जीवाणु ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है, इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। अब देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, एनहाइड्रस लवण कहलाता है, हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है, या हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है? सभी कमेंट करेंगे। देखिए, ऐसा लवण जो जल को अवशोषण करे वह दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक लवण अपने आसपास के जलीय अणुओं को अवशोषित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आई होप आपने इस क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। दोस्तों, जल जनित रोग कौन सा होता है? बहुत बार पूछा गया है। अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर। जो सभी लोग जानते हैं जल जनित रोग जो कहलाता है हमारा अतिसार कहलाता है।
अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी माता विषाणु या वायरस के द्वारा। रक्तल्पता में लोहे की कमी से तथा मस्तिष्क ज्वर से जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। अब बात करेंगे सातवें अगले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस, तो सभी लोग जानते हैं अंदर जाने वाली O2 होती है। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, अंदर जाने वाली CO2 होती है और बाहर निकलने वाली O2 होती है। तो पौधे द्वारा बाहर निकाले जाने, तो बाहर पौधे O2 निकालते हैं, जो मनुष्यों के लिए, जीवधारियों के लिए प्राणवायु कहलाती है। वह हो जाएगा दोस्तों, पौधे द्वारा बाहर निकालने वाले गैस वह ऑक्सीजन कहला जाएगी। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। यह प्रश्न रिपीट कर रहे हैं बहुत एक, ठीक है। आपने प्रैक्टिस सीरीज अगर डेली ज्वाइन की है, प्रश्न रिपीट हो रहा है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न आता है, जो भी वीवीआईपी कैटेगरी के प्रश्न होते हैं उनको हम एक या दो बार रिपीट जरूर करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधे द्वारा होता है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि आपको स्तंभ वाले प्रश्न जरूर आते हैं, मिलान करने वाले रहता एक ही नंबर का, लेकिन काफ़ी टाइम लेते हैं। सुमेलित करना है, देखिए मछली, जीव और संग्रहण में यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। मछली, केचुआ, तितली, शाक, इनका संग्रहण है। तो देखिए मछली का सभी लोग जानते हैं एक्वेरियम में रखा जाता है। एक हमें पता है कि पहला का ए का सी होगा, ठीक है, क्या होगा, ए का सी होगा। अब देखिए ए का सी अगर होगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए ना। अब कौन सा दिया गया है आप तो देखेंगे, ए का सी होगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रा। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए का 3 होगा एक्वेरियम। दो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? देखिए और भी चीज़ें जान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर क्लिक करते हैं 3 4 2 1, अर्थात 3 4 2 और 1, यानी मछली का एक्वेरियम, केचुआ का टेरियम, तितली का वायरियम और शाक का हर्बेरियम, या डी कर सकते हैं इसको। तो आपने समझ लिया, मछली एक्वेरियम, केचुआ टेरियम, तितली वाइवेरियम, शाक हार्बेरियम। मछली एक्वेरियम, केचुआ टाइटेरियम, तितली वाइवेरियम, शाक हार्बेरियम। अब साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकांडिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला। सभी कमेंट करके माध्यम से बताएंगे कि कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है। वह क्लोरोफिल और रसधानी। क्लोरोफिल रसधानी पौधे में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसलिए पौधे और जंतुओं से यह अलग करता है, क्लोरोफिल और रसधानी। अगला प्रश्न है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, एक ही नाम आएगा, वह ज़्यादातर कैंसर, वो भी फेफड़ा वाला। कैंसर एक विषाणु जन्य रोग है, कई बार प्रश्न आ सकता है कैंसर कैसा रोग है? विषाणु जन्य रोग कहलाता है। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप चोट या घाव जल्दी भरते हैं और वे बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। कितना ऊर्जा अवमुक्त होती है ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी। देखिए 676, 573, 73 वाला शब्द हमने सुने हैं, शायद आपने माइंड में रिवाइंड कीजिए, 73 शब्द सुना होगा आपने। तो सजीवों में ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह होती है कितनी? 673 ऊर्जा अवमुक्त होती है, अर्थात हम बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है
तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अगर एटीपी के रूप में पूछा जाता है तो 38 एक अणु ग्लूकोज में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। कमेंट और फीडबैक भी आ चुका है। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ, कमेंट भी पढ़ पा रहा हूँ। तो हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? सभी लोग जानते हैं, हम यकृत की बात कर रहे हैं, लीवर की बात कर रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन। सभी लोग जानते हैं 1 मिनट 7 to 2 टाइम्स की बात कर रहे हैं। विश्रामावस्था की बात करेंगे, क्योंकि अगर कोई कार्य करेंगे तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग, एक ही नाम आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेग रोग की बात कर रहे हैं। प्लेग के वायरस को पिस्सू कहा जाता है। तो प्लेग के वायरस को क्या कहा जाता है? पिस्सू कहा जाता है। पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहता है। प्लेग से शरीर के फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। तो प्लेग से शरीर के क्या क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा और आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? नीली और हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस करता है? सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों नीली और हरी शैवाल करते हैं। नीली और हरी शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है? हैजा, चेचक, ट्यूबरक्लोसिस या मलेरिया से? तो रोनाल्ड रॉस का संबंध दोस्तों मलेरिया से है। कैसे है? रोनाल्ड रॉस प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे, जिन्हें 1902 में मलेरिया बुखार परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका जन्म 13 मई 1857 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले पर हुआ था। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो जाती? फसल चक्र यानी जैसे मिट्टी है, ये हो गई। फसल चक्र होता है कि एक जो ऐसा फसल बोएं जो ऊपर वाली जड़ हो, और एक सीजन में ऐसा बोएं जो जिसकी जड़ें नीचे तक जाएं, अंदर तक थोड़ा जाएं, ये कहलाता फसल चक्र। इससे मिट्टी की किस तत्व की स्थिरता बनी रहती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। फसल चक्र या क्रॉप साइकिल के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम लेमुमिनेशियोरम पाए जाते हैं। 25वां प्रश्न साथियों, कौन इनमें से संक्रामक रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टिटनेस। देखिए, डेंगू, मलेरिया और पोलियो ये तीनों जो हैं हमारे संक्रामक रोग हैं, लेकिन टिटनेस एक संक्रामक रोग नहीं। टिटनेस क्या है? टिटनेस दोस्तों आपका कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाले एक तंत्रिका तंत्र कोशिका को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस का अन्य नाम धनुष टंकार एवं लॉगजा भी है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने ये 25 प्रश्न अच्छे तरीके से समझ पाए होगा। ये पर्यावरण की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसका पार्ट नंबर ये आपका 26 था। पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करें। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस फैमिली से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। ये टीचर्स फैमिली है, आपका अपना परिवार है, आपका अपना यूट्यूब फैमिली है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कंसेप्ट में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।